क्लिप वायरल हो रही है एक रहीम खान साहब के भाई की, और उसमें अनप शनप वाहियात बातें की गई एक मोहतरमा के साथ में। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि रहीम खान साहब तकरीर में बोलते हैं कि अगर मेरा सगा भाई भी अगर किसी चीज़ की गलती करता है तो मैं उसको बराबर सजा दूंगा। तो मैं रहीम खान साहब से पूछता हूँ कि आपके भाई की जब वीडियो क्लिप वायरल होती है तो आप किस किस्म की सजा देंगे? ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप के साथ बना के भेजा गया, जिसमें हमारे ओएचडी के काउंसलर भी हैं और एक पार्टी के लीडर भी हैं कांग्रेस के। आप पूछिए आवाम से। अस्सलाम आदाब तमाम लोगों को। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का अहम मकसद एक 2 से 3 जो मौजूदा हमारे शहर के इंतखाबात के माहौल में 2 से 3 इशू हैं, उन इशू पे बात करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इसका मेन अहम मकसद ये है कि आज जो शहर के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे, कई और चीज़ों के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे मीडिया में एक अच्छा था एडवर्टाइज चल रहा है, तो उस ज़िमन में मैं कुछ बोलने के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ। और मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं अभी हालिया कुछ दिनों से पहले हमारे मौजूदा रुकन असम्बली तकरीबन मुकामात पर इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए विजिट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है विजिट करना, कि आवाम का मकसद एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना, उसका मकसद यही होता है कि वो लोग वक्त पे पहुंचकर काम करें। और एक मुकाम पर पहुंचे हमारे एमएलए साहब कि मैं एक फलां भवन बनाया, मैं फलां भवन को इतना पैसा दिया और कोई और भवन को इतना पैसे दिए, सब सही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे कर्नाटक स्टेट के 7 रुकन असम्बली से कि हर शहर के अंदर एक भवन होता है, लेकिन आप जब मुसलमानों की बात आती है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक पूरा हक है कि जो रिप्रेजेंटेटिव जिस मकसद के लिए पहुंचाया जाता है और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको पूरा हक है कि वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना और सारी आवाम का ख्याल रखना। हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने फलां भवन की बात की है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आज तक कर्नाटक स्टेट के अंदर कहीं पे एक भवन कायम नहीं है। और दूसरी बात, जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम का इस्तेमाल करने का वक्त आता है तो ये लोग पूरा नाम लेके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जायदादों के बारे में, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के गुम्बद के बारे में, उनके वारिसों के बारे में कभी असेंबली में कोई तस्करा नहीं हुआ, कभी इनको हक दिलाने की बात नहीं हुई। जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर एक राजमाता सिंधिया जो राजस्थान का एक शाही खानदान है, वो उनको पूरी उनकी प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो उनकी एक ट्रस्ट की एक अंडरटेकिंग में वो लोग उसके जिम्मेदार हैं। एक और तुम्हारे सितम्बरम खानदान जो मद्रास के अंदर है, वो लोग भी एक शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी उनकी एक ट्रस्ट के अंडरटेकिंग में वो भी चल रही है। और ग्वालियर में पटौती खानदान है जो इनकी भी एक ट्रस्ट है, उसके चेयरमैन एक अदाकार, फिल्मी अदाकारा हैं, उन्होंने उनके ट्रस्ट में चल रहा है। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपको सियासी इस्तेमाल करना होता है कौम के नाम पे तो टीपू सुल्तान शहीद का नाम लेते हैं, तो जब टीपू सुल्तान शहीद के ताल्लुक से तुम असेंबली में क्वेश्चन क्यों रेस नहीं करते, क्वेश्चन को उठाते क्यों नहीं है कि भाई ये तमाम शाही खानदानों को इनके विरासत मिली है, तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को विरासत क्यों नहीं मिलना चाहिए? रही बात एक। और दूसरी बात कि आज शहर के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि अभी मैं देखा कि एक हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक पर्सनल सेक्रेटरी है, या प्रेस सेक्रेटरी समझिए या पर्सनल सेक्रेटरी समझिए, सैयद अशरफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेंगलुरु के अंदर, उन्होंने ये कहा कि भाई रहीम खान साहब ने ये बोला कि सिद्धरामैया के चेहरे में खुदा दिखता है, और हमारे एक और एमएलए साहब ने ये कहा, जमीर अहमद खान साहब ने, कि भाई सिद्धरामैया का साथ छोड़ना, फलां साथ छोड़ना। लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से हमारे, अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, उलमा की भी जिम्मेदारी बनती है
कि कौन से कलिमात शरीयत से मिलते हैं और कौन से कलिमात शरीयत में जायज़ होंगे। उलमा से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि आप इसके बारे में तस्करा करें, लेकिन तस्करा नहीं करते हैं। क्या वजूहात है, क्या कौन सी सियासी दबाव में है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमको तो इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन हम ये मुतालबा करेंगे कि भाई जब हक और बातिल की बात आती है तो आप लोग भी, मीडिया वाले भी, उलमा इकराम से अप्रोच होना। वे आम शहरियों से अप्रोच होकर पूछते हैं कि आप किसको टिकट मिलना, किसको टिकट नहीं मिलना, तो उनसे भी अप्रोच होकर पूछना कि भाई इस मामले में आपका क्या रुझान है, इस मामले में आपकी क्या राय है। और तीसरी बात, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ही 3 मुद्दों के ऊपर है। एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है एक रहीम खान साहब के भाई की, और उसमें अनप शनप वाहियात बातें की गई एक मोहतरमा के साथ में। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि रहीम खान साहब तकरीर में बोलते हैं कि अगर मेरा सगा भाई भी अगर किसी चीज़ की गलती करता है तो मैं उसको बराबर सजा दूंगा। तो मैं रहीम खान साहब से पूछता हूं कि आपके भाई की जब वीडियो क्लिप वायरल होती है तो आप किस किस्म की सजा देंगे? ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप के साथ बना के भेजा गया, जिसमें हमारे ओएचडी के काउंसलर भी हैं और एक पार्टी के लीडर भी हैं कांग्रेस के। आप पूछिए आवाम से। और मैं समझता हूं कि जब आप इतना स्ट्रांग इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं तो औरतों का सहारा लेने की क्या जरूरत है? और आपके मामला सारे मर्दों से ज्यादा औरतों से जुड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त आएगा, अभी बहुत सारे जखीरे मौजूद है, उसका खुलासा वक्त आने के ऊपर किया जाएगा। लेकिन हमारा बोलना यह है कि जिस तरह से किसी एक खातून, चाहे कोई भी रहो, किसी भी समाज की रहो, उसके साथ में इतनी अश्लील बातें और इनकी असमत रेजी की आबरू के साथ खेलने वाली बातें, तो कहां तक सही है? मैं उलमा इकराम से और दानिश्वर जो आज एक ग्रोह शहर में घूम रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम मौजिद शहरियान बीदर है, अपने आप को मौजिद शहरियान बीदर बना के पेश करते हैं, तो उनका भी काम, जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये कहां तक सही है। ये अगर ऐसे मामलात हो रहे हैं, हमने तो आपको कौम के नाम पर मुंतखब किया है, जबकि तुमने कौम की असमत और कौम की आबरू और बिलखुसूस खवातीन की, इसके पास, इसके ताल्लुक से आपके पास कोई इज्जत नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या है? ये हमारा बोलना है। लेकिन मैं जिस तरह रहीम खान साहब कटोट लगवा के 25 करोड़, 15 करोड़, 200 करोड़, फलां करोड़, उनका करोड़ तो कोई गिनती नहीं है इनके पास, कई करोड़ों के कटोट लगे। अगर कटोट का कैलकुलेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ 400 से 500 करोड़ का हिसाब होता होगा। वो क्या कैलकुलेशन है उनका, उनको पता है। लेकिन इसी तरह तुमने जिस तरह से इस कैलकुलेशन को कटोट के ऊपर लगाया, तो भाई तुमने भी टिपू सुल्तान भवन के बारे में बात करिए, अवामी मसाइल के बारे में बात करिए। आज महमूद गवान की लाइब्रेरी बंद है, महमूद गवान की लाइब्रेरी के बारे में बात करिए। और सिद्धरामैया साहब सैटेलाइट कैंपस उर्दू का फाउंडेशन गणेश मैदान में रखे गए, आज तक उसके बारे में बात नहीं हुई। महमूद गवान की लाइब्रेरी बंद है। और आपने कहा कि मैं फलां इतने करोड़ के एयरपोर्ट बनवाया धर्म सिंह साहब के जमाने में। जब इतना बड़ा काम किए तो फिर एयरपोर्ट के बोर्ड के ऊपर क्यों उर्दू नहीं लिखवाई गई? भाई आप उर्दू लिखाओ फिर, जब इतना बड़ा काम कर सकते हो तो आपके लिए तो बहुत छोटा काम है। आपको उर्दू बोलने वालों के वोट चाहिए, उर्दू मुखर्रिर चाहिए, सब उर्दू की चाहिए। लेकिन जब उर्दू की बुनियाद की बात आती है, जब हुकूक की बात आती है, तो आपकी जबान बंद रहती है। खोलिए जबान, आप कब खोलेंगे? आप, हमारा बोलना यह है। और ऐसे शहर के अंदर हर जगहों के ऊपर अपनी अपनी कम्युनिटी के भवन बने हुए हैं, हॉस्टल्स बने हुए हैं। आज शहर में देखिए, आज एक मुसलमानों के नाम से, माइनॉरिटी के नाम से मुस्लिम हॉस्टल नहीं है आज। तो फिर कब काम करेंगे आप? इंतखाबात आता है वक्तिया तौर के ऊपर, आप आते हैं, झूठे वादे करते हैं, चले जाते हैं। तकरीबन क़ियादत हमारी ऐसी है। इसीलिए हमारा मुतालबा है कि आपने जितने बड़ी बड़ी बातें करी उसको पूरा करिए। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो क्लिप वायरल हो रही है, आपने कहा कि मेरे छोटे भाई को हम सजा देंगे, चाहे रहो, तो आप क्या सजा देंगे? देखेंगे। अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है पूछे तो फिर बोलिए आप। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि पहले आपने कहा है कि सड़कें बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या आप ही देखे होंगे जहाँ जहाँ भी सड़क बनी है वहीं पर डेवलपमेंट हुआ है। सड़क जहाँ से जाती है वहाँ पर रेट बढ़ जाता है ज़मीन का, ये क्यों होता है? फिर अगर सड़क बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, सड़क कहीं बनती है तो फिर वहाँ पे शॉप लगते हैं, फिर वहाँ पे बिजनेस बढ़ता है, तो ये डेवलपमेंट होता है वहाँ पर। देखिए, एक बात मैं आपको बोलूँ, सड़कें निकलने से अगर ज़मीनों की कीमत बढ़ती है तो हर जगह के ऊपर जब अगर सड़कें निकलेंगी तो फिर
बंजर बियाबान जमीनों की भी कीमत बढ़ जाती है। सड़क निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को आमाद और जो बुनियादी सहूलत है, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, वो है लाइट, बिजली, पानी, स्कूल्स। मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में नंबर 1 पॉइंट के ऊपर कोई चीज है तो वो स्कूल्स है। स्कूल्स के मामले में बात होना, कहाँ है भाई उर्दू के स्कूल्स कहाँ है? मदारिस के आज क्या हाल है बताइए आप। सैटेलाइट कैंपस का क्या हाल है देखिए आप, सोलपुर में जाके देखिए। जिंदी मिसाल, उर्दू लाइब्रेरी को आप फंडिंग नहीं करा सके। आज लाइब्रेरी के स्टाफ को 1.5 साल से तनख्वाह नहीं है, एक कोने में सिमट के रह गई कूचे के अंदर। नहीं, आप बोल रहे कि भजन को बजट दे रहे, उसको बजट दे रहे, तो आपको देख ईदगाह कमेटी के सदस्य है, ईदगाह कमेटी को क्या एमएलए ने बजट नहीं दिया अब तक? ईदगाह एमएलए फंड नहीं आया। ईदगाह कमेटी के ताल्लुक से एमएलए साहब आए थे, बोर का वादा किए, काम नहीं हुआ, सिर्फ एक बोर डाले और चले गए। जो हकीकत है, मैं इबादतगाह के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। इससे पहले कोई बजट नहीं आया, इससे पहले कोई बजट नहीं है। और दूसरी बात रही, हमारा एमएलए साहब से मुतालबा है कि तुमने इतने भवन बनाए, हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए, तो हमारा बोलना है कि एक टीपू सुल्तान भवन भी तामीर करवाइए। आप मुंह खोलिए, जब हक की बात आती है तो आप मुंह खोलिए, बोलिए। आप असेंबली में क्वेश्चन रेज नहीं कर तो आज बोलिए ना भाई कि मैं टीपू सुल्तान भवन बनाता हूँ। नहीं बोल सकते, हमको मालूम है नहीं बोल सकते, उर्दू के ताल्लुक से भी नहीं बोल सकते। मैं इतने 100 करोड़ का एयरपोर्ट बनाया, धर्म सिंह साहब बनाए, फला बनाए, ओके सब बनाए, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। उर्दू पे इतना बड़ा जब काम किए तो छोटा काम करवा दीजिए। उर्दू के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, एयरपोर्ट के उर्दू लिखवा दीजिए आप, फिर हम। तो आपको लगता है कि ओल्ड सिटी में मतलब उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं? नहीं, क्या काम बताइए आप, क्या काम किए हैं? नहीं, वो तो बता रहे हैं ना आप 100 सुने काम की बात है। जो फंड है मुख्तलिफ किस्म के है, कंफर्मेशन नहीं है। कोई फंड नगर उत्तान का है, कोई फंड कोई और का है, कोई फंड कोई और का है, कोई फंड विजय उत्सव का है। तो सब फंडों का बहुत बड़े लोचे हैं। मैं इसमें जाऊंगा तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे पास पूरे प्रूफ है, इंशाल्लाह वक्त आने पे बताऊंगा कि कौन से फंड में इन्होंने कितना काम किया और कितने घोटाले किए, पूरी रिपोर्ट है हमारे पास आरटीआई की। बट तुमने जख्म को खाली मरहम लगा के बोल दिया कि मैं पूरा जख्म सही कर दिया, बात दुरुस्त नहीं है। रोड़े डालने से मसले का हल नहीं है। आप रोडों के बारे में अगर स्कैंडल देखेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन वक्त आने पे वो भी बताएंगे। और आप जो ऑडियो क्लिप की बात कर रहे हैं एमएलए के भाई की, तो उनका कहना है कि वो ओल्ड है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो ओल्ड रिकॉर्ड है, उसको अब इलेक्शन के टाइम पे मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा, इसको इशू बना रहे हैं तो फिर आप बदनाम करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए, जो ऐसी बातें करता, कोर्ट के अंदर 3-3 साल पुराने केसेस चलते हैं, तो फिर कोर्ट में भी जजमेंट के टाइम वही बोलना कि हमारा 4 साल पुराना मसला, आप सजा मत दीजिए बोलना। फिर क्यों बोलते हैं? वकील क्यों वकालत करता है, क्यों सिफारिश करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों हेल्प करता है, कॉम्प्लेनर की क्यों हेल्प करता है? ये सिर्फ ये है अपने आप को सेव करना, आवाम का माइंड हटा देना। आप इनके 2 भाई घूम रहे हैं शहर के अंदर, कभी लॉकडाउन में झांक के देखा कोई? कभी आवाम की तकलीफ को देखे? बेटा घूम रहा है, कभी बेटा आया इनका? आज पूरी खानदान आके घूम रहा है। कहां थे लॉकडाउन में? शो ऑफ करने के लिए आए। हमारे पास हमारे नाम के ऊपर 40 लोगों पर सोमोटो के तहत केस बुक किए गए, वायलेशन ऑफ लॉकडाउन, वायलेशन ऑफ 144, वायलेशन ऑफ पीस। आप करिए, फिर अपने छोटे भाई को सजा देने की बात करिए। बाद जो कसूर होता है, जो एक्यूज होता है ना, अब कोर्ट के अंदर बास रेप केसेस 7-7 साल चलते हैं, तो हम जज के सामने बोलेंगे कि पुराना मुद्दा है, आप सजा मत दो? ये होने वाली बात नहीं। अब आप बोल रहे हैं एमएलए साहब ओल्ड सिटी में नहीं है कोविड के टाइम पे, लेकिन जितने लीडर्स अब इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट बन के घूम रहे ओल्ड सिटी में, वो कहाँ थे फिर कोविड के टाइम? नहीं, क्यों आप ये सवाल नहीं पूछे? सबसे देखिए, हम कभी पूछे उनसे सवाल? सबसे पूरा नाम लेकर कभी आप पूछे? आप किसी का नाम ले, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको क्या बोला, कोई लीडर, मैं एक परसों इससे पहले भी बैठ में बोला कि कोई लीडर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि मैं ओपन करा, तुम बोल रहे हैं कि मैं ओपन करवा, सब सही बात है, लेकिन आज भी 100 बेड हॉस्पिटल को 100 बेड हॉस्पिटल की हैसियत नहीं है, स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल के सामने इतना कूड़ा, पीछे साइड में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं जाके सीएमसी कमिश्नर को 2 बार अप्रोच हुआ, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं है, खाली हवा में बातें हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है, मतलब जिसके लेटर से हॉस्पिटल बना वो जिम्मेदार है, या जो फिर बजट ला के हॉस्पिटल बना वो? नहीं, जो कोई जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी, चाहे एमपी हो, चाहे इंचार्ज मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इनकी बात असेंबली में होना, इंप्लीमेंट होता है, और विदाउट पावर का आदमी कोई बात बोलता तो उसकी इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसा कि एक छोटी बात बता देता हूं आपको, मेरे पास कॉपियां हैं। 94-95 के दरमियान में माइनॉरिटी लैंग्वेज कमिश्नर की कर्नाटका स्टेट के अंदर सर्वे हुआ, हरीश गुप्ता की ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। उस ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है कि उर्दू को, जहां पे 17% की पॉपुलेशन उर्दू बोलने वाली होती है, उस जबान को, लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना।
हरीश गुप्ता ने लेटर जारी करके माइनॉरिटी लैंग्वेज कमिश्नर को भी लेटर इश्यू किए हैं और माइनॉरिटी कमीशन भी उस बात का सर्वे किया है। लेकिन तुम क्यों नहीं बोलते फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने? तो फिर हम बाहर वाले को बोलेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम ये होता है कि तुम्हारी बात इंप्लीमेंट होती है, जो इलेक्टेड नहीं होता उसकी बात इंप्लीमेंट होती है, चाहे कुछ भी बोले। वो बोलेगा कि मैं महमूद खान बना दूं, वो बात उसमें सच्चाई नहीं होगी। अभी आप जैसे भवन की बात कर रहे थे, टीपू सुल्तान भवन होना चाहिए बीदर में, तो कर्नाटक में कहीं पर भी नहीं है, तो बीदर के फिर बीदर को क्यों चाहिए भवन और बीदर के एमएलए को क्यों आप लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, पूरे कर्नाटक में तो सब मुस्लिम एमएलए बहुत। तो मैं आपको पहले ही बोला ना कि 7 एमएलए जो हैं उन लोग 7 लोग मिलके, जहां पे आप जब टीपू सुल्तान का नाम सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हैं सियासी मफाद के लिए, तो इसके बारे में भी सिफारिश करना चाहिए। भवन बनाना कोई गलत बात नहीं, भवन बनने से आवाम के फायदे होंगे। भाई कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी अपने कोई धर्मगुरु के नाम पे रखती है, कोई कम्युनिटी अपने लीडर के नाम पे रखती है, तो हम भी हमारा हीरो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तो हम बोलेंगे। और आपकी इत्तला के लिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के ऊपर छुट्टी के लिए जो सबसे पहले मुहिम शुरू हुई थी शहर बीदर से शुरू हुई थी 2013 से, जिसमें हम काफी सारे बीदर के लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुहिम ने सारे कर्नाटका स्टेट में चली, उसके बाद छुट्टी डिक्लेयर हुई, कुछ सियासी मामला में छुट्टी कैंसिल भी होगी। वो आप जानते कौन कैंसिल करे और कैसे हुआ। आप और आपकी पार्टी जी माइनॉरिटीज के वोट की बात करते हैं, तो जब माइनॉरिटीज पे कांग्रेस के लीडर बीदर के वाइफ होटल में आए थे, तो वहाँ पर जुम्मेदारों की एक मीटिंग हुई, आप भी उसमें गए थे, जबकि आप आपकी पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़कर गए कि दूसरी पार्टी के एक लीडर के सामने आप जाकर अपील करें कि एक माइनॉरिटी के लीडर का टिकट कट किया जाए बीदर से। लेकिन इसके बावजूद आप उनको ये सवाल नहीं करें कि बीदर में और या हैदराबाद कर्नाटक रीजन में 2 माइनॉरिटीज के टिकट दिया जाए। ये आपके सवाल जहन में क्यों नहीं आया उस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात विवेक होटल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन थी और हमने ये नहीं बोला कि टिकट किसी का काटो। आप देख लें उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा कि मैं किसी की तायद और किसी की मुखालिफत में नहीं बोल रहा हूँ, और हमने ये बोले कि हमारी पार्टी भी इलेक्शन लड़ा सकती है, डेमोक्रेसी, हमको भी पूरा राइट्स है। लेकिन हमारी पार्टी 70 साल से मुसलमान वोट की ठेकेदारी नहीं करी जो कांग्रेस करती आई। और 70 साल से आपकी पार्टी के भी तो लोग उनके साथ ही थे ना? नहीं 70 साल से नहीं साथ ही थे ना? नहीं गलत बात, 70 साल से नहीं थे, कुछ अरसा थे। उसके बाद में क्या हुआ कि सियासी इख्तलाफात की वजह से, जो क्योंकि कांग्रेस का काम ही ये है वक्त आता है यूज करना, उसके बाद हकाल देना। आप देखिए ना आंध्र प्रदेश के अंदर चिरंजीवी का क्या हाल कर दिया। चिरंजीवी एक स्ट्रांग हो गया, लग गए, लेकर सेंटर में वजारत दे दिया, उसके बाद मंत्री बना दी, काम खत्म हो गया, चिरंजीवी का वजूद नहीं है। कांग्रेस का अगर ये हाल हो रहा है तो फिर जनता जो है एमआईएम पर क्यों विश्वास नहीं कर रही? बिहार में जो है 4 एमएलए आपके भाग जाते हैं पार्टी छोड़कर, गुजरात में जो है एमआईएम वहाँ पर हार जाती है, और बीदर में जो है एमआईएम पूरी वीक है। यहाँ पर क्यों फिर एमआईएम की ये हालत क्यों हो रही है? देखो यार, भागने और पकड़ने की बात करेंगे तो स्टैंडिंग गवर्नमेंट में कांग्रेस के 17 एमएलए भाग गए, बीजेपी को स्टैंड करें। ये भागना भगाना एक कॉमन बात है। तो हमारा असद साहब आके बोलेगा तुम भागो 17 उधर बीजेपी को स्टैंड करो। एक डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी बिल्कुल आपकी बात बजा है कि स्ट्रांग नहीं है कुछ जगहों के ऊपर, ये वक्त का तकाजा है, कैडर की वजह से होती है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जहां तक है मजबूत है। लेकिन आप नेशनल पार्टी का हाल देखिए जो 70 साल से हुक्मरानी करी, आज कूचों में सिमट गई है। अब 3 स्टेट में शिकस्त हुई, क्या असद साहब जाके बोले क्या वहां शिकस्त, तुमको वोट डालो बोल के? क्यों शिकस्त हुई 3 स्टेट के अंदर? नॉर्थ में हुई ना परसों इंतखाबात हुआ असेंबली, असद साहब गए क्या उधर? मजलिस गई क्या उधर? कोई नहीं गई। तुम शिकस्त हुई क्योंकि तुम्हारी कारकर्दगी वैसी है। सिर्फ मुसलमानों के वोट बटरना, मुसलमानों को धोखा देना, उसके बाद इंतखाबात खत्म हो गए, गुड टाटा गुड बाय। आपकी पार्टी पर भी तो इल्जाम है कि जहाँ भी जाते हैं 100 सीट देते हैं और हैदराबाद में 7 सीट देते हैं सिर्फ। इस बात को देखकर, इस एलिगेशंस को लगातार देखने के बाद क्या अकबरुद्दीन अवैसी ने इस बार ये ऐलान किया है कि 50 सीट दिए जाएंगे? देखे, अपने ऐबों को छुपाने के लिए इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। सियासत में कोई ऐब वैब नहीं होते भाई। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सियासत के अंदर जब राहुल गांधी अपनी जाए पैदाइश, जो अपनी खानदानी सीट रायबरेली में शिकस्त के डर से साउथ इंडिया में आके एक मुसलमान सीट आने की सीट को आप बताइए, जो हमको बोले हम तो साथ है ना भाई, हमारे पास साथ हैं, चले मान गए, हमारा एक एमपी है साउथ इंडिया में, कितने मुस्लिम एमपी को टिकट दिए कांग्रेस, कितने एमपी जीता 20 साल से, जरा पूछिए आप कांग्रेस के लीडर को पूछिए, आप कहाँ बताइए। एक रिजवान अरशद को टिकट दिए, कब लास्ट टाइम पे दिए, वो भी शिकस्त हो गई। रिजवान अरशद को कांग्रेस टिकट दे के फिर इनको हराने का काम करते हैं, रहीम खान साहब वही करते हैं।
एक वार्ड में एक को टिकट देते, उसके खिलाफ में फंडिंग करते, इसको हराते, उसको जिताते हैं। वही कांग्रेस की पॉलिसी है। तो अब ये कर्नाटक के जो आने वाले असेंबली चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी किसके साथ है? बिल्कुल, अभी हमारा टिकटों का कोई फैसला हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे कौमी सदर करेंगे। हम उनके फैसले का इंतजार करेंगे। जैसे हमको इंटीमेशन मिलेगा हम आप तक वो बात पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। आपकी पार्टी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी या किसी के साथ अलायंस होकर अभी लड़ेगी? कुछ नहीं बोला जाएगा अलायंस के ताल्लुक से, कोई बात वाजे नहीं है। जब वाजे होगी इंशाल्लाह हम बोल देंगे। पिछली बार भी तो आपके सदर जो है जेडीएस के साथ अलायंस थे। यानी पिछली बार थे, हकीकत बात है, इसमें दो राय कोई नहीं है। अलायंस हुआ है, लेकिन अभी का फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं। जब होगा हम आपको बता देंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि चलो रहीम खान को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो विकल्प कौन है? फिर रहीम खान का विकल्प कौन है? क्योंकि एमआईएम में तो कोई कैंडिडेट अभी तक ऐसा आगे आया नहीं कि उसको टिकट दिया और वो जीत सके। देखिए भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मुतबादिल और अल्टरनेट के नाम के ऊपर कोई कौम का काम नहीं होता। और अल्टरनेट और मुतबादिल का इंतजार सिर्फ कमजोर कौम की पहचान है। जो कौम कमजोर होती है वो मुतबादिल का और अल्टरनेट का इंतजार करती है। 1994 की तारीख गवाह, लोगों ने पैसे, वोट को पैसे लगा के दिया है। सिर्फ 3 महीने की कैंपेनिंग थी। मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, हाशमी साहब के टाइम पे, मरहूम अल्लाह उनकी मगफिरत करते, मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे। सिर्फ 3 महीने में मूवमेंट तैयार हुआ, चालू हुआ और खत्म हो गया, जीत गया इंतखाब। ये सिर्फ यहाँ की कांग्रेसी लॉबी अपने जहन में एक बात डाल दी कि कौन है कौन है कौन है। वो जमहूरियत के अंदर कौन कब आता है, कब किससे मिलते हैं, कब कौन भाग जाता, कोई पता नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आएगा इधर भी अल्टरनेट। और अल्टरनेट की नहीं, पहले बीजेपी के नेता ने कहा है इधर के 12,000 वोट बोकस है जो विधायक करवाते हैं इलेक्शन में। तो आपको क्या लगता है कि उनकी बात सही है? 100% हर वार्ड में 300 वोट हैं। हमारा बोलना वही है। इनके पास वोट के नाम के ऊपर हर वार्ड में औरतों को इस्तेमाल करके औरतों के साथ औरतों की असमत से खिलवाड़, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, और फिर औरतों का इस्तेमाल। और तुम मजबूत क़यादत की क़यादत का दावा करने वाले फिर तुम औरतों का सहारा लेके फिर बोकसिंग करेंगे क्यों? जब आप सॉलिड खड़े हैं तो खरी चीज तो कहीं भी चलेगी ना भाई। लेकिन ये सवाल तो बीजेपी के नेता की ओर से आया, जबकि बीजेपी के ऊपर खुद ये आरोप है कि वो मशीनों में सेटिंग करवाती है। आपका क्या? नहीं, मैं इसके बारे में मैं स्टडी नहीं किया हूँ, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अब मेरे पास जब प्रूफ आएंगे मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद बोलूंगा आपको। सर, आपके ही कई ऐसे इंटरव्यू जिसमें आपने कहा है इलेक्शन के सामने हम एमएलए रहीम खान के जितने वीडियो क्लिप है वो वायरल करेंगे। क्या ये जो वीडियो क्लिप आई है उसमें से ही एक है या आपके वीडियो क्लिप अभी आने वाले हैं? मैं इंशाल्लाह जब वायरल करूंगा पूरा साउंड बॉक्स लगा के, एलईडी लगा के, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बता के, चोरों के जैसे काम नहीं करेंगे, बता के रिलीज करेंगे, ऐसा बता के वाज़ेह तौर पे। और ये जो करे ना, आप लोगों को पता है, साइबर क्राइम में मालूम हो जाएगा किसने वायरल किया, पता चल जाएगा। इस तरह के अरे जब आग लगती है तो धुआं निकलता है, बिना आग लगी के धुआं नहीं निकलता। तुम कुछ करे हैं तभी तो वायरल हुई है। आपके पास किस